कहते हैं ना, तो जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसके बचपन में ही पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने कहा ये क्यों, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा एक किताब में लिखा हुआ है कि छोटी जाति के लोग छोटा काम ही करेंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि किताब में गलत भी तो लिखा हो सकता है, गलत भी तो हो सकती है। मैं जब बड़ा होऊंगा तो भारत का संविधान था। अगर देखना हो तो एक 2012-13 में एक सीरियल आया था संविधान, राज्यसभा टीवी पे मैं चाहती हूँ जो भी यंग फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो वो जब भी टाइम मिले उसकी 10-12 किस्तें हैं उसको जरूर देखा करो। संविधान उसमें 15 अगस्त 1947 से लेके सारा बनने तक का पूरा ऐसे लगता है कि हम उसी युग में चले गए। जब डिबेट चल रही थी तो जो प्रस्तावना थी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बड़े सुझाव आए, 7-8 उसमें सदस्य थे। किसी ने कहा भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, किसी ने कहा गांधी जी के नाम पे, किसी ने कहा जो जान दे गए हैं अपने देश के लिए, शहीद हो गए उनके नाम पे। पीपल ऑफ इंडिया, जो लोग किसी देश के लोग होते हैं वही उस देश का भगवान होता है। तो इसके पक्ष में 61 वोट्स पड़े। इंडिया की ताकत समझ गए। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया की बड़ी खूबसूरत है, हम भारत के लोग, जिसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं। मैं बीइंग ए फीमेल, मैं भारत की एक फीमेल नागरिक हूँ। मैं 2 शब्द ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब हिंदू कोड बिल, सती प्रथा भी थी, विडो रीमैरिज नहीं थी, बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था, स्कूल से जाना तो दूर पर्दे में रहती थी, और जितना बड़ा संस्कारी परिवार उतनी उसकी बच्चियां पर्दे में रहेंगी। तो जो हिंदू कोड बिल में जो औरतों को हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये जो सारे हिंदू कोड का बहुत विरोध हुआ, बाबा साहब के पुतले जलाए गए, बाबा साहब की शव यात्रा निकाली गई, लेकिन उन्होंने जरूर ये जो हिंदू कोड बिल था पास करवाया। अकेले बाबा साहब ने, उस समय के जो भी प्रोग्रेसिव थॉट के जवाहरलाल नेहरू जो भी थे, जितने भी थे, और वो सब ने इसका सपोर्ट किया। हिंदू कोड बिल पास हुआ, जिसके तहत आज तक हम केस लड़ते हैं, औरतें बाहर निकली, आजादी मिली। तो इन सब चीजों के साथ ही मैं फिर से वही करूंगी, हम एक अच्छे नागरिक बने, वी द पीपल बने, अपने आप को बांटे ना। साथियों, मैं अगले वक्ता अमित खैरवाल आए 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। इसके बाद राजेंद्र भगवाना जी, और उसके बाद हमारे बार कौंसल ऑफ पंजाब हरियाणा के मेंबर भाई गोविंद। ऑनरेबल जजेस, रिस्पेक्टेड बार मेंबर्स, सबसे पहले मैं आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली संस्था बहुत इनका शुभकामनाएं भी दूंगा और साधुवाद कहता हूं इनको। ये पहला इनिशिएटिव है हमारी बार में, ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। तो मैं एक बार सबसे विनती करूंगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं भाई साहब के माध्यम से एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। हम बार इसमें हुआ था और 1990 यानी लगभग 34 साल लगे उन्हें भारत रत्न मिलने में। तो 34 साल के बाद उन्हें भारत रत्न मिला है। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, जब भी उन्हें एड्रेस करें तो कि पहले भारत रत्न जरूर बोले। ये मेरी विनती है आपसे। भारत रत्न कोई छोटा अवार्ड नहीं है। भारत रत्न का मतलब है, देखिए, मैं हमारे देश ने ऐसा भी अनुभव किया है कि कुछ ऐसे लोगों ने अपने जीवन काल में अपने आप को भी भारत रत्न दिए हैं, लेकिन बाबा साहब ऐसी शख्सियत मैं समझता हूँ जो अपने आप में एक भारत रत्न, असलियत में भारत रत्न है। उन्हें लगभग 34 वर्ष इंतजार करना पड़ा। तो इसलिए भारत रत्न अवश्य दर्ज करें। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय की गरिमा को देखते हुए मैं केवल विनती करना चाहूंगा। ऑनरेबल सेशन जजेस हियर, हमारे बार के प्रेसिडेंट भी हैं, कुछ फॉर्मर प्रेसिडेंट्स भी यहाँ पर बैठे हैं। अभी दिल्ली में मैं कहूँगा खुशकिस्मत हूँ, दिल्ली किसी कार्यक्रम में भारत रत्न बाबा साहब के कार्यक्रम में जाना हुआ। वहां पर हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल जी ने एक बात बोली कि 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निवेदन किया है कि बाबा साहब का एक स्टैचू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगना चाहिए। तो 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट में वो स्टैचू लगा था। तो मैं सेशन जज साहब से और हमारे बार के प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पास एम्पल स्पेस भी है और इस कार्यक्रम की तरह जैसे फर्स्ट इनिशिएटिव मैंने कहा लिया है, तो संस्था से भी मेरा निवेदन है कि प्रशासन से बात करके एक ऐसा किया जाए कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स में भी अगर बाबा साहब का एक स्टैचू यहाँ पर लग जाए तो बहुत कृपा होगी। लेकिन बहरहाल भी हम बनाते हैं
डेटा पीपल ऑफ इंडिया हमसे ऊपर कोई नहीं है। तो मैं अनुरोध करूँगा राजेंद्र मकवानी से 2 मिनट के लिए आए और उसके बाद भाई नीरज हंस जी जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में लीगल फ्रेटर्निटी ग्रुप को सहयोग किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे बीच खुशी की बात है। समय की सरकार ने उसको मानने से इनकार कर दिया था और खुर्जा जी बता रहे थे कि छोटी सी भी कोई कुर्बानी हम लोग नहीं कर सकते। बाबा साहब देश के कानून मंत्री थे, उन्होंने कानून मंत्री के पद को त्याग पत्र कर दिया महिलाओं के लिए। उससे पहले महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं थे। दूसरा उदाहरण हमारे मैडम संधू देकर गए हैं कि बाबा साहब छोटी उम्र के थे, उनको स्कूल में टीचर ने बोला कि आप अंदर नहीं बैठ सकते, बाहर बैठिए। वो भी बात आपने सुनी है। बच्चे ने जाके बाबा साहब ने अपनी माँ से जाके पूछा कि टीचर ने मुझे बाहर क्यों बैठाया है। माँ ने कहा कि हम छोटी जात से हैं, इसलिए आपको अंदर नहीं बैठा सकते। वो कहते हैं ऐसा क्या है, ऐसा कहाँ पे है, भी किसने कहा ऐसा। माँ कहती है माँ तो अनपढ़ थी, माँ ने कहा कि किसी किताब में लिखा है। बाबा साहब ने कहा कि मैं बड़ा होकर ऐसी किताब लिखूंगा जहाँ सबको एक समान अधिकार होंगे। आज साथियों, जो हमारा देश का संविधान है उसमें आज किसी के साथ कोई किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है। आज आप देखते हैं जैसे अधिकार जेंट्स को ऐसे ही महिलाओं को है। आज हर व्यक्ति को अपने बराबर अधिकार है। वो बात अलग है कि बहुत बड़ी संख्या को उसके बारे में नहीं पता है। इस मौके पर बहुत सारे साथियों ने कई तरह की बातें कही हैं और प्रोग्राम को आयोजन करने में जो लीगल फ्रेटर्निटी के जो हमारे साथी हैं वो कई दिन से लगे हुए, मैं भी उनके बीच में हूँ। तो इसमें मैं साथियों को बताना चाहता हूँ कि आदमी बोलने से पहले सोचता कुछ हो रहा है और लेकिन जब डेस्क पे यहाँ पे आ जाता है तो उसके दिमाग से बात कुछ और निकल जाती है। तो इस मौके पर मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि आज इस मौके पर आप जितने साथी हमारे यहाँ पर हम लोगों के इनविटेशन पर पहुँचे हैं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे कि अगले साल फिर से बाबा साहब का ऐसा जन्मदिन हम मनाएंगे तो उसमें और भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे, हमारे साथी एडवोकेट साथी। और इसी तरीके से और भी हम जितनी महापुरुषों की बातों को लेकर यहाँ पर प्रोग्राम्स करते हैं और जितने भी और भी हमारे जो गुरु हैं उनको लेके भी हम प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर, उसमें भी हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट करते हुए कि ऐसे प्रोग्राम में आपको बुलाते हैं तो प्लीज आया करें। और जो हमारे महापुरुष हुए हैं और या हमारे संत हुए हैं, गुरु नानक साहब ने कहा है मानस की जात सब एक पहचान हो। अगर समाज को आप अच्छा करना चाहते हैं, अगर देश को आप सशक्त करना चाहते हैं, अगर देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो गुरुओं की बात सिर्फ कहने से नहीं है कि मानस की जात सब एक पहचान हो। उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिकल में लेके आइए। 650 साल पहले संत गुरु रविदास जी ने कहा ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सब उनको अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इन सब बातों को लेके देश का संविधान बनाया। उसमें बहुत सारे गुरुओं की बातें हैं, उसमें बहुत सारी समानता, बंधुता, उसमें भाईचारा, ये सब बातें संविधान में अंकित हैं। इन बातों को लेकर अगर हम सारे साथी, सारे लोग देश के, जो प्रेम्बल में भी लिखा है विद द पीपल ऑफ इंडियन, तो जो हमारी प्रेम्बल ही शुरू यहाँ से होती है कि हम भारत के लोग, तो उसमें कोई जात और कोई धर्म नहीं रहता है। तो ऐसी उम्मीद आपसे करते हुए कि आप गुरुओं की बातों को, महापुरुषों की बातों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल शेप में लेकर आएंगे। सारे साथियों का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा भाई हरदीप सिंह हंस जी का, जो मेरे साथ पिछले 8-10 दिन से लगातार काम कर रहे हैं लीगल फ्रेटर्निटी ग्रुप को मजबूत करने के लिए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए मंच पर अपनी बातें कहें। मैं सभी एडिशनल ऑफिसर्स को और अपने वकील भाई बहनों को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें बर्थडे के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अब हम कहते हैं कि हमें हर किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न है, उनके जीवन से मैंने सीख पाई है, उनके जीवन से मैंने ये सीखा है कि
अगर आपका दृढ़ निश्चय है, आपकी कमिटमेंट है, तो आपके कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, ऐसी कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है जो आप अपने टारगेट से हिला दें। अब इसी बात से अब देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन जो उनका लक्ष्य था पढ़ाई का, उनका बड़ा क्लियर फोकस था, कमिटमेंट थी, जिसके कारण उनके दृढ़ निश्चय और कमिटमेंट के कारण ही वो इतने महान व्यक्ति बन पाए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी अपने अपने लक्ष्य के लिए कमिटेड रहें, ताकि आप भी अपने जीवन में ऊंचाइयां पाएं। अब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि वो उनका भारत में की जो डेवलपमेंट हुई है और जो प्रोग्रेस हुई है, उसमें बहुत ही बड़ा योगदान है उनकी दूरदृष्टि का, उनके विजन का। ही इज अ वेरी ग्रेट विजनरी। उसका एग्जांपल मैं दो छोटे एग्जांपल्स दूंगा। पहले बाबा साहेब के थीसिस से द रूपी, बाबा साहब के थीसिस जो है द रूपी से ही हमने आरबीआई का गठन किया। अगर बाबा साहब का विजन था द रूपी थीसिस लिखे, तो आज हम आरबीआई इतनी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है सर। विजन बाबा साहेब ने अपने टाइम पे अपने थीसिस में दिया है, तो इसी की वजह से बाबा राव जी को एक विजनरी मैन बोला जाता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि हम सब लोग जो हमारे उनके विजन है उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारने की कोशिश करें और अपने संविधान को मजबूत रखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। साथियों, मैं अनुरोध करूंगा बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के मेंबर भाई प्रद्युमन गर्ग जी से कि 2 मिनट के लिए आए। जो ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 43 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर द ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਸਾਹਿਬ बाबा साहब की बदौलत ही असी इस प्रोफैशन में है। बाबा साहब की बदौलत उन्होंने देन करके ही अज असी प्रोफैशन के राइज कर पा रहे हैं, प्रोफैशन काम कर पा रहे हैं, बीट लॉयर्स, बीट जुडिशरी, बीट एनी पर्सन। मैं तो रादर ये भी गल कहूँगा जिस तरह असी अपने घरों के अपने चैंबरों के अपने ऑफिस के अपने गुरुआ पीर दी फोटो लगाने हैं, क्योंकि असी हर टाइम शुकराना करते हैं कि साढ़े परमात्मा की बड़ी देन है, इन्हों का करके ही असी जिंदगी गुजार रहे हैं। सिमिलरली सानू अपने चैंबर के एटलीस्ट बाबा साहब की फोटो जरूर रखनी चाहिए है, क्योंकि मैं फ्रेटरनिटी जो डॉक्टर बी आर साहब अंबेडकर जी जो फ्रेटरनिटी बनाई है, पहली बार बनी है, मैं उन्होंने भी बेनती करूँगा कि वो भी चाहे छोटी छोटी फोटोज या कैलेंडर के बेसिस से सारे चैंबर्स को दें, सो दैट असी एवरी डे बाबा साहब का शुकराना करिए कि उन्होंने बदौलत असी इस प्रोफैशन के अज काम कर रहे हैं। देखो असी बाबा साहब के बच्चे हैं, अज असी इस प्रोफैशन में की कर रहे हैं, लोगों के लिए इंसाफ नहीं लड़ रहे हैं। जो लोगों के राइट्स ने जो वायलेट होंगे ने, चाहे वो ह्यूमन राइट्स वायलेट हो या कोई पुलिस का धक्का हो, असी नाल दी नाल ही संविधान के अकॉर्डिंग जो संविधान के अकॉर्डिंग जो अपने लॉ बने ने, लॉ मेकर्स ने लॉ बनाए ने, उन्होंने इन्फोर्स कराने कोर्टां में जाते हैं।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। तो ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਤੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣੀ, 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 4 ਵਾਰ PhD ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰਜਣਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ मौके ਦੇ बेसिस पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हम सब, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इसी के उपलक्ष्य में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी जो कि संविधान की नज़र से ही है कि संविधान क्या कहता है अपने आप को। एक नागरिक के अधिकारों व कर्तव्यों की पहचान हूँ, हर एक भारतवासी का मैं सम्मान हूँ, नहीं मेरे लिए अपना पराया कोई, सर्व धर्मों के लिए एक समान हूँ। है आजाद हम अब गुलामी की जंजीरों से और मैं आजादी का एक प्रमाण हूँ। है तिरंगा मेरा और मैं तिरंगे की शान हूँ। है समाहित सब कुछ मुझ में, लोकतंत्र की जमीन और समाजवाद का मैं आसमान हूँ। बाबा साहब के कर कमलों से सुसज्जित देश का सर्वोच्च विधान हूँ, मैं भारत देश का संविधान हूँ। धन्यवाद। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के 134वें जन्मदिन पर उपस्थित रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड साइंस जज साहब, चीफ गेस्ट एंड ऑल जुडिशियल ऑफिसर एंड ऑल द रिस्पेक्टेड पार्लियामेंट एंड माय फ्रेंड गुरमीत सिंह सुप्रीम। हम यहाँ पर एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने देश का संविधान लिखकर देश में समानता, स्वतंत्रता, न्याय व भाईचारे का संदेश दिया और अपना जीवन मानव का कल्याण के कार्य के लिए लगाया। मैं उन्हें आज कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद, जय आज के प्रोग्राम हो रहा है district bar association and the committee to this program को हम ज़्यादा बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि एक सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। क्योंकि बाबा साहब ने जो कर रखा है आज लगता है जितनी उन्होंने डिग्रियाँ की थी, जितनी उन्होंने PhD की थी, उसके मुकाबले हम एक IPC CRPC को पढ़ते हैं तो कई बार एडिशनल साहब बैठे हैं उसमें पूछ लेते हैं कि एक सेक्शन पूछ लेते हैं तो हमारे कई आगे के बाद बार किताब देने देते हैं। वो कैसे सेक्शन थे, उन्होंने कई बार ऐसी किताबें लिखी, इतनी PhD की जिनके बारे में कुछ बोलना उनकी सामने कुछ बोलने से पहले 10 बार सुनना पड़ेगा और कई बार पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार पूरा मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का और यहाँ जो कमेटी है उसका धन्यवाद करता हूँ और जितने लोग सभी आए थे उनका धन्यवाद करता हूँ। बाबा साहब ने संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, एक बात बड़ी खूब कही है कि आसान है आजाद होना, मुश्किल है आजाद रहना। अगर यहाँ संविधान नहीं होता तो हम एक कतार में ऐसे नहीं बैठे होते, महिलाएं यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे हर बंदे की जैसे मैंने यहाँ पे देखा प्रोग्राम शुरू होने से पहले यहाँ पे चीट लगे थे फॉर द जुडिशियल ऑफिसर, फॉर द चीफ गेस्ट, फॉर द लेडीज एंड सच। तो यहाँ पे अगर संविधान नहीं होता तो यहाँ पे होता फॉर द SC, फॉर OBC एंड फॉर द अदर पीपल्स। So it is a very big contribution on the part of the Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar जी एक छोटे मोटे किसी आम परिवार से नहीं थे, उनके पिता ही सूबेदार मेजर थे ब्रिटिश आर्मी में, रामजी सकपाल। सूबेदार मेजर का एक बेटा जिन्होंने पढ़ाई की, इतनी PhD की, काफी डिग्रियां ली, तो एक अच्छा काम कर सकते थे, अच्छी कहीं नौकरी ले लेते, टाटा बिरला ब्रिटानिया के मुकाबले उस पर टाइम में खड़े हो सकते थे। बट उन्होंने चाहा कि मैं साथ साथ में जो महिलाएं हैं, जो गरीब तबका है, तो साथियों मैं अनुरोध करूंगा प्रदुम्न गर्गी से कि वे भी आए और अपने साथियों का आकाश कुर्चा जी को
प्रीत सोटी को, प्रदीप केडी को, धर्मवीर अनारिया जी को कि उनको शॉल उठाकर सम्मानित करें। विकास आप होता है तो मैं अनुरोध करूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को ऑफिशिएटिंग श्री रजनीश गर्गी से कि वह आए एंड इस मौके पर 2 शब्द हैं। President of the bar, executive members, all the bar members and my esteemed colleagues. This is a proud moment for all of us that District Bar Association has decided to install painting of Dr. B.R. Ambedkar in the library of the bar. Dr. B.R. Ambedkar is father of the entire legal fraternity, irrespective of bar or bench. He is father of Constitution of India, and all the laws in turn flows from the Constitution. Whatever we are, in whatever capacity we are here, it is all because of Dr. B.R. Ambedkar. Personality of Dr. B.R. Ambedkar cannot be defined in words. Mr. Amit Khairwal has said that Government of India took 34 years to honor Dr. B.R. Ambedkar, but I feel Dr. B.R. Ambedkar is beyond all the honors. He himself is a personality. In his name itself contains the word Bharat Ratan. He has B.R. Ambedkar from his birth. But now it is our duty to fulfill his dreams and make all the efforts to make true his vision, whatever he had lived for. Now it is upon us to make efforts to fulfill his dreams. And in the end, I would like to thank Mr. Khurja and all the members who had made efforts to make this happen. Thank you. कमेटी के सीनियर मेंबर श्री गुर्जा जी का सम्मान करते हुए Executive Committee DBA Chandigarh and all brothers and sisters of my legal fraternity to spare their time from their busy schedule to be a part of this historical function which has been done in the history of the bar for the first time. And I request all the people present here to kindly cooperate every time. नमस्कार दोस्तों, अभी इस समय हम मौजूद हैं 43 जो कि आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर पहली बार बाबा साहब की जयंती का जो एक कार्यक्रम किया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी और उस कार्यक्रम को पूरी तरह उतारने में और खड़ा करने के अंदर जिनका पूरा सहयोग रहा, हमारे साथ हैं सुदेश खुर्चा जी, एडवोकेट। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर क्या प्लानिंग थी, क्या पहली बार इससे पहले कोई बार काउंसिल के अंदर ऐसा कोई कार्यक्रम होता था, नहीं होता था, या धार्मिक होते थे सिर्फ बाबा साहब के नहीं होते थे? देखिए, मैं इस बार का 28 साल से मेंबर हूँ और मैंने कभी भी किसी भी मेंबर के मुंह से ये नहीं सुनता था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती मनानी है या फोटो लगानी है। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने मुझे मोटिवेट किया और मुझे कहा कि खुर्चा साहब क्यों ना हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बार में मनाएं और इन एडिशन से एक बाबा साहब की फ़ोटो भी फिक्स करें और उसका इनॉग्रेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करें। तो साथियों, इन सब साथियों की जो हमारे साथी खड़े हैं, कोर कमेटी के साथी हैं हमारे, हंस जी हैं, अपने हरदीप हंस जी हैं, मकवाना जी हैं, नारिया जी हैं, विकास जी हैं, आकाश खुर्चा जी हैं, विकास गुप्ता जी हैं, रविंदर जी हैं, ये सभी साथी, सालनी बागड़ी मैडम जी हैं। इन सब साथियों ने कहा कि हम आपके साथ हैं। तो साथियों, हमने उसी हिसाब से प्रोग्राम को किया और जो एक तरह से ये हिस्टोरिकल प्रोग्राम था जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से हमने एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लीगल फ्रेटर्निटी ग्रुप क्रिएट किया और उस ग्रुप को क्रिएट करके हमने अपने साथियों को मैसेज किया और उनसे हमने कहा कि आप हमें हर तरह का कंट्रीब्यूशन दें, क्योंकि हमारी बार के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने हमें कहा कि हम आपको
स्पेस दे देंगे, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, व्हाट फंड आप करेंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी आज पहले की तरह नहीं रहे, साधन संपन्न है, सब कुछ है, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और हमारे पास प्रोग्राम करने के बाद भी फंड बचा हुआ। अच्छा, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, इससे पहले क्या धार्मिक प्रोग्राम या धार्मिक किसी गुरु का यहाँ पर किसी प्रकार का बर्थडे या सेलिब्रेट किया जाता था? हाँ, लगातार ही होता तो ऐसा रहा। क्यों कि बार काउंसिल के अंदर ही बाबा साहब का नहीं धार्मिक किए जाते हैं? सर, ऐसा क्यों? इसका ये विचारधारा अभी तक शायद लोगों के अंदर। हाँ जी, उसका रीजन है कि लीगल फ्रेटर्निटी में हमने अपने लोगों की संख्या नहीं बढ़ाई है। हमारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस नहीं चल पाती है। उनके पेरेंट्स हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि हम अपने बेटे को, अपने बच्चों को LLB कराएं और वकील बनाएं, क्योंकि इट इज ए वेरी टफ टास्क। इसमें कुछ वर्ग के लोगों की मोनोपोली है, चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कहीं भी जगह हो, कुछ ही लोगों की मोनोपोली है और वो हम लोगों को कॉम्पिटेंस से बाहर कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर मान लो चाहे हम लॉ कर लें या IAS IPS बन जाए, संघर्ष अभी भी जारी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सिंबल उनकी एजुकेशन का जो आधार है, एजुकेशन के बाद उन्होंने यही कहा था कि संघर्ष करना पड़ेगा, इकट्ठा रहना पड़ेगा। और आज हम यहाँ साथियों के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं और इस लीगल फ्रेटर्निटी ग्रुप के माध्यम से हम अपने नौजवान साथियों की जो समस्याएं हैं हम DLSA में अप्रोच करेंगे, क्योंकि भारत के आर्टिकल 38 ये कहता है कि प्रोफेशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हमारे जो लीगल सेल में है, किसी भी बच्चे को ये आगे नहीं बढ़ाते हैं, केस नहीं देते हैं, एम्पैनलमेंट नहीं देते हैं। तो हम बात करेंगे, सेशन जज से बात करेंगे, हम DLSA से बात करेंगे, मेंबर सेक्रेटरी लीगल से बात करेंगे और हम अपने साथियों की बात रखेंगे। सर, जैसे कि अभी खुर्चा जी ने बताया कि जैसे जिस तरीके से आज भी संघर्ष जारी है, लोगों को या बच्चों को जो प्रैक्टिस करते हैं उनको किसी प्रकार की कोई आगे सपोर्ट नहीं मिलती उन लोगों को, तो इसके ऊपर आपकी जो कमेटी आप लोगों ने बनाई है उसका क्या एक्शन रहेगा, क्या मास्टर प्लान रहेगा? क्या जो बच्चे अब प्रैक्टिस कर रहे हैं उन बच्चों को किस प्रकार की आपकी जो सोसाइटी, जो संस्था भी आप लोगों ने बनाई, क्या मदद करेगी? देखिए, जो हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर लीगल फ्रेटर्निटी के नाम से संस्था बनाई है, उसके माध्यम से हम पॉइंट आउट कर रहे हैं जो हमारे न्यू कमर हैं और उनको बिठाकर उनका सहयोग भी करेंगे। और जो हमारा एडमिन है चंडीगढ़ का या हमारा जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उनसे बातचीत हम करेंगे इस विषय में, क्योंकि जो बच्चे नए नए करके यहाँ पे वकालत में आते हैं उनको वकालत करना इतना आसान नहीं होता है। तो जैसे खुर्चा जी ने बताया है कि उनके पेरेंट्स इसमें चिंता में आ जाते हैं और जो नौजवान साथी आता है वो भी परेशानी में आ जाता है। तो इस विषय में हम बहुत बड़ा कोई कदम उठाएंगे, इसके बारे में हम एक जल्द कोई बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। तो सर, जैसे कि अभी मकवान जी ने बताया कि आप जो बार काउंसिल की जो एसोसिएशन है या यहाँ की जो टीम है उनसे बात करेंगे कि भी आपके बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए जो आपकी सोसाइटी की तरफ से भी मदद की जाए और यहाँ से कोर्ट की तरफ से भी किसी प्रकार की सहायता मिले। अगर कुछ बच्चे हैं जो लॉ करना चाहते हैं, आपकी संस्था क्या उन बच्चों को भी लॉ करने में किसी प्रकार की सहायता करेगी? देखिए, बात ऐसी है कि जहाँ तक बच्चों को लॉ करने के लिए मोटिवेट करना, हमें किसी ने मोटिवेट किया है तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन सर आज नहीं है कि जैसे सेक्टरों में जो बच्चे हैं, गरीब हैं, लॉ करना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, बट उनको किसी प्रकार की प्रशासन सिर्फ एक धुएं में तीर चलाता है कि हम बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं या अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। अब बहुत फर्क है सर आज के उसमें। देखिए, हमारी तरफ से हमेशा कोशिश यही रही है कि जितना भी समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है वो पे बैक टू सोसाइटी करे। उस पे बैक टू सोसाइटी के तहत जो है हम डिफरेंट और कॉलोनीज में या सेक्टरों में जाकर जो हम बच्चे चूज करते हैं, हमें लगता है कि ये बच्चा आगे निकल सकता है, उस बच्चे को हम उसकी गाइड करते हैं कि आप ये LLB के इसमें लॉ के फील्ड में जाएं, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएं, जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है वहाँ पे जाए। जहाँ तक बात लॉ की आती है तो हम लॉ के लिए बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट किया है और आपके साथ में एक साथी खड़े हैं रविंदर जी, हमने इनको गाइड किया था, इनके फादर साहब को, कि आप अपने बेटे को लॉ कराइए। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इनके परिवार में बहुत अच्छे 3 वकील जो है वो है। चलो, अच्छी बात है सर। जहां तक और दूसरी मैं एक बात ये कहनी चाहूंगा कि अगर बाबा साहब के सामाजिक न्याय की बात को देखते हुए कई बार ऐसा फील होता है हमारे समाज के जो नए एडवोकेट्स जो कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस के लिए आते हैं, उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक तो वो ज्यादातर जो बहुत बड़े सीनियर्स एडवोकेट्स हैं वो वहाँ पे उन्हें उनके अंडर में जूनियरशिप करने में कई बार दिक्कत होती है।
तो हमारे जो लीगल फ्रेटर्निटी के साथी हैं, ये हम सब मिलके कहेंगे, जो हमारे में जो सीनियर साथी हैं वो अपने समाज के साथियों को, जो बच्चों को है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करने की कोशिश करें। हमारी यही कोशिश है। ठीक, तो बड़े कमाल की बात है कि आपको मोटिवेट किया गया और आज आपके घर में वकील हैं, शायद हो सकता है मैं भी आपको जानता हूं, और आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। और आप इस मुकाम पर खड़े हैं कि आज आपका समाज आपकी तरफ देख रहा है, तो आप आने वाले बच्चों को क्या नसीहत, क्या सीख देना चाहिए? नमस्कार सर, जय भीम जय भारत। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आने वाली जो जनरेशन है सर, वो हमने देख के ही मोटिवेट होएगी कि भी ये लड़का यहाँ से पढ़ लिख के एक एडवोकेट बन गया, अच्छी सोसाइटी में बैठता है, अच्छे कोर्ट में जाता है, भी अच्छी प्रैक्टिस करता है। और मैं उनको ये गाइड करूँगा, कल को कोई अगर आपको कोई दिक्कत आती है लॉ के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई एडमिशन में कोई दिक्कत आती है या कोई आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है, तो एनी टाइम वो कभी भी मेरे पास कभी भी आके मेरे से यानी कि क्वेरी कर सकते हैं कि भैया मुझे ये नहीं समझ आ रहा, तो मैं उनको टीच भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। और बल्कि सबसे अच्छी बात है कि देखो मेरे चाचा जी ने, धर्मवीर अनारे जी ने मेरे फादर साहब को मोटिवेट किया था कि देखो जी अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आप इसको लॉ करवाओ, अच्छा लड़का है आपका, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा सक्सेस हो जाएगा। तो मेरे फादर साहब ने मेरे पे बिलीव करके देखो मुझे लॉ में एडमिशन कराया, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा। तो मेरे जैसे मैं लॉ पास आउट हुआ था तो मैंने अपने सिस्टर का भी एडमिशन लॉ में करवाया था। उन्होंने 2013 के अंदर सर जुडिशरी का, जैसे पंजाब जुडिशियल का प्रिलिमिनरी क्लियर कर दिया था, मेन में रह गए थे क्वालिफाई करके ना, इंटरव्यू फेस में रह गए थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे छोटे ब्रदर को भी मैंने लॉ करवाई है सर। ठीक है जी। देखो हम देखो एक गरीब घर से परिवार से बिलोंग करते हैं और हमारे परिवार के अंदर सर 3 एडवोकेट है सर और 1 टीचर है जनाब, हम 4 भाई बहन हैं। तो मेरे फादर साहब ने देखो हमें पढ़ा लिखा के आज इस समाज के अंदर बैठा दिया कि हम बराबरी कर सकते हैं। और ये किसकी देन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की। अगर ये ना होते तो सर हमें पढ़ने का भी अधिकार नहीं मिल पाता। जब उनको ही नहीं पढ़ने का अधिकार मिल पाया तो सर हमें कहाँ मिल पाता। देखिए अगर उनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, उन्होंने संघर्ष किया, तो जैसे आपको किसी ने सपोर्ट किया, ऐसे बाबा साहब को सपोर्ट की, तो आज बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, क्योंकि इतनी नॉलेज उन्होंने अर्न कर ली, इतना उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि आज उनकी तस्वीर को देखकर उनको लोग सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। शाम सुबह लोग उनकी पूजा करते हैं। और किसी भगवान को, कुछ ऐसे लोग हैं कि किसी भगवान को नहीं जानते और सिर्फ और बाबा साहब को जानते हैं। तो हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज के दिन की आप सभी जो कमेटी है उस कमेटी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, आप देखिए आप लोग सभी जिस समाज से आते हो, जिस कैटेगरी से आप लोग आते हो, आपके बच्चों को पहली बात तो नॉलेज नहीं होती, हमें लॉ की नॉलेज नहीं होती, और हमें ये नहीं पता होता कि हमें लॉ करनी है तो कौन सी क्लास के बाद कहाँ एडमिशन लेनी है, क्या करना है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको किसी गलत उसमें फंसा दिया जाता है या किसी और का ब्लेम किसी और के ऊपर लगा दिया जाता है, तो उसके लिए क्या राइट्स हैं? क्या आप लोगों की टीम उस तरीके की किसी बच्चे की मदद करती है? सर जैसे अभी तो हमने जो संस्था फॉर्म की है, अभी तो मतलब अगर मतलब देखूं तो 10 से 15 दिन हुए हमारे लिए, हमने जो संस्था बनाई है। अब जैसे आपके सवाल आपने किया कि हम जिन बच्चों के लिए, वो बेसिकली वो वही लोग होते हैं जो अंडर प्रिविलेज होते हैं। तो हम लोग उस चीज़ के लिए हम लोग अभी बैठेंगे, हम प्लान करेंगे कि हम अंडर प्रिविलेज जो एरियाज हैं उनमें जाएं, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, और अगर किसी के साथ भी कोई भी गलत होता है जो कानूनी तरीके से गलत जो है, तो वो हमें अप्रोच करेंगे। ठीक है। और फिर हम जो भी हम लोग अपना बेस्ट कर सके उनके सहायता के लिए हम करेंगे। और बाकी रही कि जो लोग बच्चे हमारे नए लॉ करके आ रहे हैं, अभी है कि इसी संस्था के माध्यम से, सिर्फ इस संस्था का जो मोटिव या लक्ष्य है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने बाबा साहब का बर्थडे बना दिया। इसका जो मेन मोटिव है, जो कोर इसका मोटिव है, वो ये है कि हम उनके जो सिद्धांत हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं, हम उनको उन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अब और अपने जीवन में संघर्ष करें, और उसमें हम बाकियों के लिए भी हम अच्छा करें। तो अभी जैसे जो बच्चे हमारे लिए नए आ रहे हैं, आज की डेट में लीगल एड की मैं अगर बात करता हूँ तो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई किसी को नहीं पूछता कि भाई साहब, बेसिकली जो लीगल एड बनाई गई वो अंडर प्रिविलेज के लिए बनाई गई है, वो फीमेल्स के लिए बनाई गई है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बंदा बाहर अपनी ऑडी खड़ी करेगा और यहाँ लीगल एड से लॉयर एड करेगा। अभी हम इसी संस्था के माध्यम से हम लोग, हमारा अगला स्टेप होगा कि हम लीगल एड से सबसे पहले आरटी के थ्रू ये मांगें कि आपने जो भी
आज तक केस एलोकेट किए हैं डीएलएसए में, तो उसमें क्या आपने कोई प्रोसीजर फॉलो किया? आपने उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक किया? जो प्रोटोकॉल बना हुआ है क्या आपने उसको फॉलो किया है? एक तो वो आएगा। उसके बाद हम डीएलएसए जो यहाँ पे चीफ हैं, हम उनसे मिलेंगे, उसमें भी हम अपना अधिकार मांगेंगे कि जो हमारा अपना 25% जो है उसमें हमारे फ्रेटर्निटी के लोगों को उनको केस एलोकेट किए जाएं, जिससे कि हमारा फाइनेंशियली भी हम लोगों का एक सर्कल चलना स्टार्ट होगा। क्योंकि जब कोई भी बच्चा नया आता है ना, तो एकदम से केसेस आने शुरू नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो डीएलएसए के माध्यम से इन असिस्टेंस टू वन सीनियर एडवोकेट, तो उनको एक कुशन मिलेगा। उन कुशन इन द सेंस मीन्स कि उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट आनी शुरू हो जाएगी और उनको लीगल नॉलेज भी आनी शुरू, कोर्ट के प्रोसीजर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। अगर सपोजिंग दैट कोई बच्चा लॉ करना चाहता है, उसका क्या रास्ता है? उसका क्या? सर देखिए, अभी जो लॉ है उसके लिए 2 क्राइटेरियाज हैं। एक, आप जो आपके बच्चे +2 करते हैं, वो किसी भी स्ट्रीम से की हो उन्होंने, तो +2 के बाद वो 5 ईयर लॉ कर सकते हैं। उसके लिए उनको एक एंट्रेंस देना पड़ता है क्लैट का, तो उसको यूजी लॉ के नाम से है वो, तो वो अपना एंट्रेंस देके तो उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है 3 ईयर लॉ, जो अपना ग्रेजुएशन के बाद आती है सर, उसमें भी सेम एंट्रेंस देना पड़ता है, उसमें यूजी नहीं होता है, उसमें अपना एक यूनिवर्सिटी अलग से लॉ निकालती है पेपर, वो एंट्रेंस देख के उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। सर जैसे कि अभी आपके साथी ने अभी बताया कि अगर जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद 5 ईयर 3 ईयर की जो वो है एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो और क्या हो सकता है इसके अंदर? जैसे कि कुछ बच्चों को नहीं पता लगता या इस तरीके की कोई नॉलेज नहीं होती, उनको +2 के बाद उनका करनी लो है लेकिन उनको पता नहीं है जाना कहाँ है, क्या रास्ता है उसका, तो उसका क्या, आपके क्या विचार है उसको? देखिए, जो बच्चे +2 पास हैं या +2 में पढ़ते हैं और वो लॉ करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक तो उनको गाइड करना, कि उसका जो कंपटीशन होता है उसमें बैठना रहता है एडमिशन के लिए, उसके लिए भी हम लोग गाइड करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कोई बच्चा फाइनेंशियली कमज़ोर है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पेरेंट्स के पास, तो उसके पास सिर्फ SC सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम उनको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से लॉ फ्री में करा सकते हैं और करवा भी रहे हैं हम कईयों को। तो इसमें जो भी बच्चा, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई बच्चा लॉ में जाना चाहता है, जुडिशरी की तैयारी करना चाहता है, तो वो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर लीगल फ्रेटर्निटी और डॉक्टर BR अम्बेडकर वास्तविक विचार मंच, ये दोनों हमारी संस्थाएं हैं जो समाज में काम करती हैं। लीगल फ्रेटर्निटी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और बाकी हम समाज में भी जाते हैं, तो वहाँ भी हमने कई बच्चों के एडमिशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कराए हैं, फ्री में वहाँ पे लोग होती है, सिर्फ आपका आने जाने का खर्चा अपना होता है, बशर्ते उस बच्चे के पास अपना SC सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतनी सी बात है। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। हाँ सर नमस्कार जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रदीप केडी है, एडवोकेट यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार इसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कि बात की यहाँ पे मेरे साथियों ने सपोर्ट की बात की है, जो नए बच्चे फ्रेशर्स हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं चलाता हूँ लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी। अच्छा, चंडीगढ़ में भी, कहाँ पे चलाते? चंडीगढ़ में भी है और जीरकपुर में भी है। अच्छा, तो मैंने अभी तक अपनी लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से कम 4 या 5 बच्चों को मैं वो करा चुका हूँ, LLB करा चुका हूँ, लॉ करा चुका हूँ, और भी हैं पंक्ति में, और भी हैं, तो उनको भी मैं वो करवा रहा हूँ। और अपनी सोसाइटी और अपनी संस्था के माध्यम से मैं जो भी गरीब बच्चे हैं, जो जिनके पास पैसा नहीं है, पढ़ नहीं सकते, उनको मैं अपने घर में ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 10th से लेके +2 तक के बच्चों को मैं कराता हूँ। तो ऐसे हम हम करते हैं। अगर हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी अगर मदद हम उन बच्चों की करें जो पढ़ना चाहते हैं, संसाधन उनके नज़दीक नहीं जा सकते या उनको रास्ते नहीं मिलते, तो जिस तरीके से आप अपने घर में भी उनको एजुकेशन दे रहे हो और अपने घर आपने जो सोसाइटी आपकी उसके द्वारा भी आप लोग बच्चों को लॉ करा रहे हो, करा भी चुके हो, तो हमारी तो आपसे यही रहेगी कि अच्छा है आप उस काम को कीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आप 10 बच्चों को पढ़ा रहे हो और पूरी टीम के अंदर आपके अंदर 10-11 व्यक्ति हैं, अगर 10-10 बच्चों को पढ़ाई, तो शायद हो सकता है हम 1 साल के अंदर 20 एडवोकेट खड़े कर सकते हैं समाज के अधिकारों की राखी करने के लिए। संभव हो सकेगा, संभव हो रहा है, हो सकेगा, बट उसके लिए प्लानिंग होती है, जो प्लानिंग आप लोग लेके चल रहे हैं, और हम भी आप लोगों को ये
कहना चाहेंगे कि वीर भारत समाचार की ओर से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हमारी तरफ से भी आपको पर्सनली दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद आपका। थैंक यू। तो अंत में अब हमारे साथ हैं मैडम, जो कि पूरी टीम का और आज के प्रोग्राम की जो पूरी रूपरेखा जो तैयार की, और धन्यवाद। तो मैम सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है, एडवोकेट काजल, और मुझे भीमराव अम्बेडकर जी को थैंक यू बोलना है, क्योंकि जो मेरी लॉ है वो स्कॉलरशिप पर हुई है, पूरी फ्री। ठीक है। तो इन्हीं के जो पॉलिसीज है, इन्हीं के जो कह सकते हैं व्यू पॉइंट था, उनके हिसाब से आज मुझे एक ऐसी कैटेगरी, ऐसे स्कॉलरशिप के अंडर मेरी लॉ हुई है। मैं मास्टर्स होल्डर हूँ, मैंने बीए की है, बीए भी ऑनर्स के साथ है, मैंने आईएएस के लिए भी प्रिपेयर किया है। मुझे हर जगह पर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ बाबा साहब के जो उनके व्यू पॉइंट से जो पॉलिसीज थी, क्योंकि पहले बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। चलो एनी हाउ, हम चंडीगढ़ जैसे शहर में, यहाँ पर इतना नहीं है, पर मैंने आज भी देखा है सहारनपुर जैसे जिले में जब हम जाते हैं अपने गांव में, तो वहाँ पर आज भी है। तो कहीं ना कहीं रूट में जाकर हम लोगों को काम करना चाहिए। मैं आप जितने भी हैं, हमको जाकर बात करनी चाहिए। वहाँ पर अभी भी एजुकेशन की कमी है। मतलब मैम जैसे आपने कहा कि हम चंडीगढ़ जैसे शहर में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर नहीं ये है। बड़ी कमाल की बात है कि चंडीगढ़ में है पर उतना नहीं है जितना आपने बताया कि हम अगर देहाती एरियो में चले जाते तो ज्यादा है। तो जो आपकी टीम है, क्या आपकी टीम उन गाँव के लिए, उन कॉलोनियों के लिए भी प्रिपेयर है, या उन बच्चों के लिए भी काम करेगी जो जिनको यही नहीं पता कि आज +2 करने के बाद मुझे करना क्या है, या 10वीं करने के बाद मुझे करना क्या है, लॉ करनी है, मेडिकल करनी है, या किसी और कोई किसी फील्ड में जाना है? मैं अपने लेवल पर हर एक बच्चे की काउंसलिंग करती हूँ, अपने खुद के ऑफिस में, अपने खुद के घर पे। इवन कि मुझे और बच्चों के पेरेंट्स के आगे रिलेटिव्स में भी कॉल आता है कि आप हमें गाइड करो कि हमें 10th के बाद क्या लेना चाहिए, कौन सी फील्ड अपनानी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम में जाए। तो ये करियर काउंसलिंग बोलते हैं इसे बेसिकली। करियर काउंसलिंग हम अपने एंड पर, हमारी टीम जो है कर रही है काम पर, और बेहतर बनाने की कोशिश चल रही है अभी उसमें। ठीक है। तो ये थी मैडम काजल हमारे साथ, और अच्छा लगा हमें इन लोगों से बात कर कर। तो हम भी अपने आप को ये समझते हैं कि आज हम बहुत अच्छी जगह खड़े हैं, और खड़े हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से खड़े हैं, क्योंकि शायद अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमें एजुकेशन लेनी चाहिए और अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, जो हमें रास्ता दिखा सकें, जो हमें सही बात बता सकें, और हमें दिखा सकें और हमें बता सकें कि समाज के अधिकारों की लड़ाई। हाँ जी, हाँ जी। तो एक ये कैलेंडर इन्होंने लॉन्च किया है आज, तो इस कैलेंडर को भी बहुत अच्छी बात है कि ये घर घर में जाएगा, उन लोगों के पास जाएगा जिन लोगों के घरों में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है।